हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। आज दोस्तों हम मिल रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को और डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए। म्यांमार के चीन विद्रोह का इतिहास, एट द सेम टाइम भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी आंतरिक सुरक्षा हो चाहे हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास की जो गतिविधियां हैं उत्तर पूर्व भारत में, उसकी हम चर्चा करेंगे कि क्यों चीन विद्रोहियों के ऊपर भारत सरकार, केंद्र सरकार, आईबी, रॉ लगातार निगाहें लगाए हुए हैं। इनको अंडर सर्वेलांस रखा गया है और काफी महत्वपूर्ण हो सकता है भविष्य के लिए उत्तर पूर्व के अंतर्गत यह चीन विद्रोहियों का जो एक मूवमेंट सा कहीं न कहीं चल पड़ा है और मिजोरम जो है उससे कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक एकता इन चीन विद्रोहियों की देखने को मिलती है। सबसे पहले बताना चाहता हूं, आज हम बात करने वाले हैं चीन विद्रोहियों के बारे में और उनको लेकर के भारत सरकार की क्या नीति है। यह जीएस पेपर 1 में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीएस पेपर 1 में हमारे ज्योग्राफी हो चाहे जनजातीय समाज हो, उनसे रिलेटेड है। क्लास का कंटेंट पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले म्यांमार की लोकेशन पता कीजिए। भारत के उत्तर पूर्व के पास में यहाँ पे ये म्यांमार लोकेटेड है, उत्तर में इसके चीन है और उसके उपरांत यहाँ पे देखेंगे आप तो आसपास के साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान देश जो है इसके पड़ोसी देशों के रूप में देखने को मिल जाएंगे। भारत और चीन के बीच में ये जो म्यांमार वाला जो एरिया है ना, ये आवागमन के लिए यूज किया जाता था। तो जो चीन की संस्कृति है, म्यांमार की जो संस्कृति है, म्यांमार का जो इतिहास है, वो भारत और चीन दोनों के द्वारा ही जो है इसे डेवलप किया गया, मतलब एक कंपोजिट कल्चर के रूप में इसे देखा जा सकता है। यहां देखने को मिल जाएगा जैसे कि भारत से क्या मिला, अपन देखेंगे सर 80% के करीब जो म्यांमार है वो बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिज्म कहाँ से देखने को मिलता है आपके पास में, सर इंडिया से कहीं न कहीं इस एरिया के अंदर जो है बुद्धिज्म का विस्तार हुआ होगा। चीन से भी यहाँ पे जो है सामरिक जैसे शिक्षा हो या फिर और भी कई सारे जो कल्चरल एटिकेट्स हैं, परंपराएं हैं, वह चीन के द्वारा भी कल्चरल डिफ्यूजन के माध्यम से आगे बढ़ी है। दोस्तों अब यहाँ पे ये पूरा एक समरसता नहीं है, जैसे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत में हम लोग क्या कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। भारत में भी हजारों भाषाएं हैं, भारत में भी सैकड़ों एथनिक ग्रुप्स हैं, है ना, दर्जनों हमारे यहाँ पे भी जो है धर्म को माना जाता है। ठीक वैसे ही है कि जो ये म्यांमार है, पहले इसको बर्मा कहते थे, ये म्यांमार जो है ना, जिसके उत्तर में अलग अलग एथनिक ग्रुप है, दक्षिण में अलग है, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है। अभी रिसेंटली जो सुर्खियों में रहा ना सबसे ज्यादा वो है रोहिंग्या। रोहिंग्या के बारे में आप सभी को पता है कि म्यांमार के अंतर्गत सेना के द्वारा रोहिंग्या के ऊपर सबसे ज्यादा दमन किया गया, उनका सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का हनन भी किया गया और वो छोड़ करके कुछ बांग्लादेश चले गए हैं, कुछ आपके पास में भारत में आ गए हैं, कुछ उत्तर पूर्व जो आसियान देश है वहां पे जाकर के शरण ले रहे हैं। ये सारी चीजें पता है। मतलब आपका जो म्यांमार है वो कोई समरस, कोई एक रस कंट्री नहीं है। मतलब आज भी इसमें एक नेशनल आइडेंटिटी की क्राइसिस, एक रूपता समरूपता की क्राइसिस आज भी चल रही है। जैसे ऊपर काचीन है, यहाँ बर्मन है, जैसे अधिकतर यहाँ पे जो है 70% के करीब जो वैली एरिया है वो बर्मन करके एक ग्रुप है। बर्मन से ही तो बर्मीज भाषा, बर्मीज कौन, बर्मा कौन, बर्मा वह क्षेत्र जो बर्मी भाषा बोलते हैं, बर्मन भाषा बोलते हैं, तो उस ग्रुप का नाम क्या है, बर्मन। और ये बर्मन क्या है, लगभग आपके पास में वैली एरिया के अंदर 80-70% एरिया जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अब यहां पे चीन देखने को मिलते हैं, ये है ईसाई। यहां पे रोहिंग्या देखने को मिलते हैं, रखाइन प्रोविंस के अंतर्गत ये है मुस्लिम। तो इस प्रकार आपके शान है, ये इनका चीन इन्फ्लुएंस है, कैरेन है आपके पास में, इनका अलग अलग आपके पास में एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलता है। मतलब इनके परिधान, इनकी परंपरा, इनके जीवन का तरीका, इनकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। और उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, बर्मन कम्युनिटी इनको सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। दोस्तों अब चाइना लगातार कोशिश कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, चीन लगातार इस पे कोशिश कर रहा है कि सर हम म्यांमार के थ्रू, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में बनाया ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक उसी तरह चीन कोशिश कर रहा है कि अपने कनमिंग से लेकर के वह म्यांमार के बीच में मैंडले से होते हुए क्याप्यू क्यू के आसपास में एक पोर्ट बनाए और यहाँ पे भी अपना जो है एक तरीके से मुझे कह सकते हैं कि बंदरगाह सुनिश्चित करे। कल अगर मलक्का स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में कोई क्राइसिस हो जाए तो इस रूट को वह यूज कर पाए, प्रयोग में ले पाए। यहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि रखाइन स्टेट में भी जब भी समस्या हुई थी, लोग भाग करके कहां पे गए कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में गए थे, रोहिंग्यास, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जब ये वाला एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चीन प्रोविंस,
अब जब इस क्षेत्र में अशांति देखने को मिलती है, अराजकता देखने को मिलती है, तो ये एथनिक ग्रुप जो हैं, इनमें से भी कई सारे लोग जो हैं वह इस कॉक्स बाजार के आसपास में बांग्लादेश में और फिर मिजोरम के अंदर भारत में जाकर के शरण लेते हैं। भारत सरकार ने मना किया कि भैया अगर म्यांमार में कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, लोग भाग के आ रहे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे रोक दिया जाए, भारत में ना आने दिया जाए। पर मिजोरम, आपको पता होना चाहिए कि एथनिकली कनेक्टेड है इस चिन स्टेट से। जैसे ये राज्य म्यांमार का जो कि मिजोरम से सीमा लगती है, वो कौन सा राज्य है? चिन प्रांत कहते हैं। क्या है? चिन प्रांत। और वहां के जो लोग, उनको क्या कहा गया? चिन एथनिक ग्रुप कहा गया उनको। अब इनके द्वारा क्या है आपके पास में कि सर, जैसे ही म्यांमार की हिस्ट्री अगर आपको पता हो, 1947 में म्यांमार को आज़ादी मिलती है, तो वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है स्थापित करने की कोशिश की जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। उस वक्त जो ये माइनॉरिटी, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये मुस्लिम है, यहाँ पे रोहिंग्याज, यहाँ पे ये चिन है, ये क्रिश्चियन है, ईसाई है। अब इन लोगों को जो अपना हक मिलना था, नहीं मिलता। और 90% के करीब जो है म्यांमार के अंतर्गत जो हक है, अधिकार है, संपत्ति है, वो कौन जमाता है? बर्मन। कौन जमाते हैं बीच वाले? ये बर्मन। तो सेना में इनके आदमी, सरकार में इसके आदमी, हर जगह पे इनके आदमी। अब सर, बाकी की जो माइनॉरिटी है, फिर वह भी तो कहीं न कहीं अपना हक लेने के लिए कोशिश करेगी। तो 1960 में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक सरकार हो जाती है फेल, और 1962 के अंतर्गत पहला विद्रोह यहां पे देखने को मिलता है। जनता के विद्रोह को देखते हुए सेनाध्यक्ष जो है वह कहीं न कहीं तख्ता पलट कर देते हैं, तो डेमोक्रेटिक लीडर को तो हटा दिया जाता है और सेना के द्वारा यहां पे क्या कर दिया जाता है? अपना रूल काबिज कर दिया जाता है। यहां की जो लीडरशिप है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, सैन्य जो प्रशासन है, उसे कहा जाता है मिलिट्री जुंता। क्या कहा जाता है? जुंता कहा जाता है। तत्मीडो करके भी जो इनकी भाषा में एक शब्द में इसका उच्चारण किया जा सकता है दोस्तों। यहां अब आगे और क्या चीज समझने की है कि सर, जब इन लोगों ने, जैसे इस ग्रुप में भी लड़ने की कोशिश की, इन्होंने लड़ने की कोशिश की, इन्होंने भी लड़ने की कोशिश की, तो आसपास उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ओवरऑल जो सैन्य प्रशासन है, जो म्यांमार की सेना है, जो जुंता है, उससे लड़ने के लिए आसपास के लोगों ने हथियार उठा लिए और धीरे धीरे वह जितने भी आपके एथनिक ग्रुप वाले लोग थे, उन्होंने अपनी आर्मीज, अपनी सेनाएं, सशस्त्र सेनाएं खड़ी कर दी। अब ये सशस्त्र सेनाएं दोस्तों धीरे धीरे इस जुंता के ऊपर, इस सेना के ऊपर भारी पड़ रही हैं, हारने का नाम नहीं ले रही हैं। और तो और अब रूस हो, चीन हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, उनका सपोर्ट मिलता है। भारत किसको सपोर्ट करता है? भारत डेफिनेटली इसको, चीन विद्रोहियों को, प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप से हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं दोस्तों? क्योंकि म्यांमार की जो जुंता है उसको सपोर्ट किसका है? चाइना का सपोर्ट है। किसको? चाइना फैक्टर यहां पे प्ले हो जाता है दोस्तों। अतएव हमें बेहद ही महत्व हो जाता है यहां इसको सपोर्ट करना। तो जो ये चिन प्रांत है ना दोस्तों, रखाइन प्रांत के पास वाला ये चिन प्रांत, यहां अशांति है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, चिन समुदाय से हजारों लोग यहां पे भारत के अंतर्गत आए और विशेष रूप से मिजोरम में आए। सरकार ने, केंद्र सरकार ने तो मना किया, पर उस आदेश की अवहेलना करते हुए चीनी शरणार्थियों को मानवीय आधार पे इन्होंने क्या दी है? शरण भी दी और भारत में भी लिया है। और यह लोग यहां से मिजोरम में एंटर कर गए हैं और कुछ लोग यहां पे बांग्लादेश में एंटर कर गए। अब ये कह रहे हैं कि सर, ये जो चिन प्रांत है, चिन विद्रोह, ये बहुत ही जल्दी एक हो जाएंगे। एक किया भी जा चुका है। मिजोरम के राज्यसभा के एमपी हैं, वो जाकर के इनसे मीटिंग करके आए, इनको इनवाइट भी किया है और इनकी प्रेजेंस में ही एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप सभी को साथ आना होगा। अब जब चीन विद्रोही एक हो जाएंगे, भविष्य में कहा जाता है कि जो चीन स्टेट है, चीन काउंसिल है, ये मिजोरम का यानी भारत का हिस्सा बनना चाहती है दोस्तों। तो ये चीन समुदाय है क्या? इसका इतिहास देखा जाए तो ये साइनो टिबेटन मूल के है आसपास में, और म्यांमार के पहाड़ी क्षेत्रों में और भारत में, बांग्लादेश में भी यह निहित है। इनके भी कई उप समूह हैं, जैसे कि ओशो है, आशो है, छो है, खुमी, कुकी, लाइमा, लशुआ, जोमी। तो अलग अलग इनके भी सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। धार्मिक तौर पे देखा जाए तो 80% तो यह ईसाई है, परंतु कुछ चिन जो समुदाय वाले बौद्ध और कुछ जो है एनिमिस्ट भी, एनिमिस्ट मतलब प्रकृति को ही धर्म मानने वाला, प्रकृति की पूजा करने वाले। म्यांमार जो है आपके पास में, वह तो बौद्ध बहुल का देश है आपके पास में, तो यहां पर ईसाई जो है, क्योंकि यह चिन जो है माइनॉरिटी है, कम संख्या में है, तो इनके साथ फिर होता है भेदभाव। वही भेदभाव जो रखाइन प्रोविंस के अंतर्गत रोहिंग्यास के साथ में हुआ था, वह चिन प्रोविंस के अंतर्गत इन चिन समुदाय के साथ देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि मूलतः अधिकांशतः
ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो यहां तक ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज लाइव हो चुके हैं पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन आप संकल्प और प्रहार 2026-2027 बैचेस हिंदी और इंग्लिश के अंदर अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। एक नॉमिनल प्राइस पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे भी आप क्वेरी करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीटीआर बेस्ड मॉडल में आपको यहाँ पे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से बेस्ट कंटेंट सहजतम सरलतम शब्दों में मिलेगा। लर्निंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा कैटेगरी के अंतर्गत। एंड गोज विदाउट सेइंग, आपका अभ्यास जो होगा ना वह आपको जीत लाएगा, और आपका अभ्यास बेहतर हो इसी के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास के साथ में टेस्ट हो, टेस्ट के बाद में रिवीजन हो, ताकि हर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं, रिकलेक्ट कर पाएं और एग्जाम के लिए तैयार हो पाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल यानी 7 मई से हम आपके समक्ष यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की फाइनल तैयारी के लिए इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ में, हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ में 1 डे 1 मैराथन सेशन लाएंगे, जो कि सुबह 11 बजते ही लाइव हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट लाइव एट 11 AM दोस्तों। मूविंग फॉरवर्ड, म्यांमार के चीन विद्रोही और भारत की नीति क्या है, इस पे बात करते हैं। 1947 में देखो, चीन समुदाय को जैसे म्यांमार आज़ाद हुआ, बोला कि भैया हम तुमको फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ पावर शेयर करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जनरल जो है उन्होंने तख्ता पलट कर दिया 1962 में, और संघीय वादा जो किया था वो भंग हो गया। अब चीन लोगों ने जो है 1980 तक विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह जब इन्होंने करना शुरू किया तो इस दल को ही प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। चीन काउंसिल है, चीन ग्रुप है, चीन सेना, इनको बैन कर दिया गया और नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। और सेना ने जब जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहा, भाई ईसाई हो तो आ जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ, तो यहाँ पे चर्चा जो भी होती थी, आपके जो डायलॉग्स होते थे वो भी सारे के सारे खत्म हो गए। कई लोगों को बॉन्डेज लेबर्स के अंदर भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स भी इनके साथ में किया गया है दोस्तों। तो अब इन लोगों ने उठा लिए हथियार। अब पहले जापान के बम गिरे थे, उस वक्त भी इन्होंने हथियार उठाए थे, वर्ल्ड वॉर्स के टाइम में, है ना। चीन ने भी अटैक किए थे, तब भी इन्होंने जो है हथियार उठाए थे। अब इस बार कौन आ चुका है दोस्तों आपके पास में, अंदर से ही है आपका जैसे मिलिट्री जुंता, उनके खिलाफ हथियार उठाए। तो सीएनए चीन नेशनल आर्मी है, सीडीएफ चीन डिफेंस आर्मी है, पीपल्स डिफेंस फोर्स आपको देखने को मिलेगा। ये सशस्त्र संघर्ष में शामिल है, सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और पूरे विद्रोही नेटवर्क में जो है यहाँ पे कई युवा भी शामिल। तो अलग अलग फैक्शंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि म्यांमार में अपना अधिकार जो है वह हासिल कर पाए मुख्य धारा में, और म्यांमार के अंदर सैन्य शासन को हटाया जाए और मिलिट्री रूल की जगह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को वापस लाया जाए। अब ये लोग जब कई लोग छोड़ के भारत में आ रहे हैं, भारत कह रहा है भाई हम रेफ्यूजी कन्वेंशन के पार्ट नहीं। 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन अगर हमने साइन किया होता तो डेफिनेटली कोई रेफ्यूजी भारत के दरवाजे पे आता, सीमा पे आता, और वो कहता कि हमें सीमा पार करने दीजिए, हम रेफ्यूजी हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को हम अलाउ करते। पर क्योंकि भारत पार्ट नहीं है तो हम लोग तो मना करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पहचानो कौन कौन वहां से आया और वापस उसको निर्वासित करो, वापस उसको उसी के देश भेज दिया जाए। यह नीति अपनानी चाहिए हम लोगों को। गृह मंत्रालय ने सलाह दिया कि सीमावर्ती राज्यों को शरणार्थियों को शरण देने की अनुमति नहीं है, पर फिर भी म्यांमार ये कर रहा है, क्योंकि मिजोरम ये कर रहा है, क्योंकि मिजोरम में चिन आइडेंटिटी के, चिन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो दोनों तरफ से एक मानसिक एकता, एक सामाजिक एकता, एक कल्चरल रिलेशन देखने को मिल रहा है। और ऊपर से मिजो और चिन जो है वो एक ही तो जनजातीय समूह है, तो इनमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समानता भी है, और भारत के बॉर्डरिंग एरिया में फ्री मूवमेंट रेजिम भी है। यानी यहाँ पे पहले 16 किलोमीटर, जो कि अब लगभग 10 किलोमीटर कर दी गई है, तो 16 किलोमीटर वो लोग भारत में आ सकते हैं और हम लोग भी 16 किलोमीटर उनके एरिया में जा सकते हैं। तो ये फ्री मूवमेंट रेजिम जो है, यह रोटी बेटी का रिश्ता और गहरा हो जाता है, कल्चरल है, सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं। तो सोचिए जब चीन वहाँ पे म्यांमार में परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो लोग उनको यहाँ पे ले आते हैं। तो अतीत में भी 1960-80 में भी चीन मिजो नेशनल फ्रंट्स को इनको शरण दी गई थी। 1988 के आंदोलन में भी मिजो ने चीन समुदाय को आश्रय दिया था। तो जब जब वहाँ पे इनको दिक्कत आई, भाग के भारत आए हैं और इनको मदद की गई है। भारत सरकार आईवी रॉ लगातार इन पे भी नजर बनाए हुए है कि कहीं ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा ना हो। एट द सेम टाइम इनके साथ सही ट्रीटमेंट भी किया जाए। क्यों? क्योंकि सर एक भौगोलिक समीपता है मिजोरम के साथ हमारी।
चीन जो है वह भारत के उत्पूर्व राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कोई भी अशांति हमारे लिए खराबी है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। अब पीओके और पाकिस्तान के अंदर एक समरसता क्यों देखने को मिल रही है कि दोनों तरफ जो है कल्चरल एक होमोजिनिटी देखने को मिल रही है। पीओके और इंडियन जम्मू कश्मीर के अंतर्गत यहाँ पे जो मानसिकता एक दिख रही है, क्योंकि रोटी बेटी का कुछ बच्चियों का उधर रिलेशन, कुछ का इधर रिलेशन कर रखा है ना। यहाँ पे ट्रेड भी होती है, यहाँ पे कल्चर भी इंटरकनेक्टेड है, तो इन समुदायों का साझा इतिहास होता है ना, तो वहां पे बहुत सोच समझ के चलना होता है। आप खाली एक लाइन नहीं खींच सकते, रेड क्लिफ लाइन, आने वाली नस्लें जो है वो परेशान हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा का भी कारण होता है कि सर अगर विद्रोही तत्वों की घुसपैठ कभी भारत या कभी मिजोरम में हो तो अशांति की आशंका हो सकती है। यहाँ पे भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं कि म्यांमार में चीन की बढ़ती पकड़ को संतुलित करने के लिए, क्योंकि मिलिट्री जुंता जो है, मिलिट्री शासन जो है उसको तो चीन कंट्रोल कर रहा है, तो जो उस मिलिट्री जुंता के खिलाफ जो खड़े हुए जितने भी दल उनको एक करके उनको भारत के पक्ष में लेना, अगर हम ये ले पाए, जैसे कि चीन समुदाय को, चीन विद्रोही को अगर हम भारत के पक्ष में कर पाए, मिजोरम के अंदर जैसे हेल्प करके या किसी भी और तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से, तो यहाँ पे चीन की जो बढ़ती ताकत है उस पर लगाम लगेगी म्यांमार वाले क्षेत्र में। और अंतर्राष्ट्रीय छवि देखा जाए, मानवाधिकार समर्थक कहते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है, तो भारत ये नहीं कह सकता कि सर वहां पे इनका दमन हो रहा है, इनको वापस वहीं भेज दिया जाए। इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि रेफ्यूजी कन्वेंशन चाहे हमने साइन नहीं किया है, पर एक सिद्धांत होता है जिसको नॉन रिफॉल्वमेंट सिद्धांत कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ है आपके पास में कि सर कहीं किसी का परसिक्यूशन हो रहा है, जैसे म्यांमार में उनको मारा जा रहा है, तो आप अगर कोई भाग करके भारत में एंटर कर चुका है तो आप वापस उसे म्यांमार में नहीं डाल सकते, उसे कहीं और भेजा जाए, कहीं और उसको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। यानी शरणार्थियों को हिंसात्मक स्थिति में लौटाया नहीं जाता, नॉन रिफॉल्वमेंट का सिद्धांत है, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं दोस्तों। देखा जाए तो चीन की अनुमानित संख्या म्यांमार में 5 से लेकर के 15 लाख के करीब है। इनमें से कई हजारों लोग ऑलरेडी जो मारे जा चुके हैं और हजारों लोग ऑलरेडी शरणार्थी के रूप में भारत के अंतर्गत और बांग्लादेश के अंतर्गत शरण ले चुके हैं। काफी संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों। अब ये पूरे मैटर को याद रखने के लिए मैंने एक नेमोनिक्स दिया, याद रखने का एक ट्रिक है आपके पास में। चिन पात, चीन कौन है? क्रिश्चियंस है। हिस्ट्री किसके साथ है? मीजो के साथ। इंसर्जेंसी कब शुरू हुई? 1988 में शुरू हुई। नॉन रिफॉल्वमेंट मतलब आप किसी भी आदमी के साथ में अगर कोई भी हिंसा हो रही है उसे हिंसात्मक स्थिति में वापस मणिपुर में नहीं लौटाया जा सकता है, सॉरी अपने म्यांमार में नहीं लौटाया जा सकता है। इनके जो पीडीएफ और सीएनए है इसको याद रखें, पीपल्स डिफेंस फोर्स है ना। आर्बिट्ररी इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनको अब्यूज किया जा रहा था, किसके द्वारा? मिलिट्री जुंता जिसको तत्मडाओ कहा जा रहा है, इनके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है चीन को। और ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी भी इनकी जो है मिजोरम की रखते हुए इस आधार पे इनको मिजोरम में एंट्री दी गई है, शरण दी गई है फॉर अ टाइमिंग। इतनी सी जानकारी है, इसी विषय पे और अन्य अपडेट रहेगी अंतरराष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं पे, विषयों पे, तो मैं आपके समक्ष वापस पेश होऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद।